हेलो दोस्तों, मैं विनोद शर्मा एसपी पैरामेडिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, श्याम पैरामेडिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डीआरटी, डीएमएलटी, डीईसीजी, डी कैथ लैब की क्लासें रेगुलर चल रही है। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं डीएमएलटी की। डीएमएलटी के अंदर क्या होती है? डीएमएलटी डीएमएलटी होती है डिप्लोमा एंड मेडिकल लेबोरेटरी। यह डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी। अब ये डिप्लोमा है, इसको कंडक्ट करवाती है आरपीएमसी, जिसका हाल ही में नाम चेंज कर दिया। ये डिप्लोमा है, ये दो वर्ष का कोर्स है, 2 ईयर का कोर्स है ये। डीएमएलटी फर्स्ट ईयर एंड डीएमएलटी सेकेंड ईयर। अब इनमें अपन क्लासेस की बात करते हैं। डीएमएलटी फर्स्ट ईयर की, डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के अंदर मेन 3 सब्जेक्ट है। फर्स्ट सब्जेक्ट आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सेकंड सब्जेक्ट आता है क्लिनिकल पैथोलॉजी। एंड थर्ड सब्जेक्ट आता है हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग। ऐसे ही सेम 3 सब्जेक्ट चलते हैं अपने डीएमएलटी सेकंड ईयर के अंदर। इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट आता है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर 3 सेशन चलता है अपने। इसके अंदर फर्स्ट चलता है इम्यूनोलॉजी, सेकंड चलता है वायरोलॉजी, थर्ड चलता है पैरासाइटोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी। सेकंड सब्जेक्ट है अपने पैथोलॉजी। इसमें भी आगे फर्दर हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोपैथोलॉजी। इसमें एक सब्जेक्ट और ऐड करते हैं, वो जो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट चलता है हेमेटोलॉजी, वो भी इसमें कुछ पार्ट इसका भी ऐड करते हैं। एंड लास्ट है बायोकेमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर में भी 3 सब्जेक्ट चलते हैं एंड सेकंड ईयर में भी 3 सब्जेक्ट चलते हैं। फर्स्ट चलता है फर्स्ट ईयर के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेकंड चलता है क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड थर्ड वन हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग। ऐसे सेकंड ईयर में चलता है माइक्रोबायोलॉजी, सेकंड चलता है पैथोलॉजी और थर्ड चलता है बायोकेमिस्ट्री। अपन इसी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं हेमेटोलॉजी की। हेमेटोलॉजी हेमेटोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसमें फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा नंबर लाए जा सकते हैं। हेमेटोलॉजी, अब इसके वर्ड में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है। हेमेटोलॉजी, हिमेट होता है ब्लड, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। हिमेट का मतलब होता है ब्लड और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब ब्लड की स्टडी करना, ब्लड की स्टडी करना ही हेमेटोलॉजी कहलाता है।
अब ब्लड की स्टडी किस लेवल पे, अपन बात करें ब्लड की स्टडी किस लेवल पे, तो जैसे किसी भी ब्लड के अंदर, ब्लड सेल के अंदर ब्लड की स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ गया हो, इन्फ्लेमेशन हो गया हो, या ब्लड सेल की काउंटिटी चेक करने के लिए ऐसे अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो अपन बात करते हैं ब्लड की। अब हिमेटोलॉजी कंप्लीट सब्जेक्ट है, वो इस ब्लड के ऊपर टिकी हुई है। अब ब्लड क्या है, ब्लड ब्लड को बात करें अपन, तो ब्लड है एक बॉडी फ्लूइड। बॉडी ब्लड फ्लूइड है। ब्लड क्या है, बॉडी फ्लूइड। अब बॉडी फ्लूइड है, अब बॉडी फ्लूइड के अंदर भी क्या है, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए अपने को, ये है क्या। तो ये है अपनी बॉडी। क्या है, एक बार ये देखो, अपनी बॉडी है वो क्या, किससे बनी होती है, सेल से। सेल क्या होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। सबसे छोटी जो इकाई होती है बॉडी की वो होती है सेल। अब सेल मिलके क्या बनाएगी, सेल मिलके बनाएगी टिश्यू। सेल मिलके बनाएगी टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू मिलके बनाएंगे ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिला मिलके क्या बनाएंगे, बॉडी। जो ये बॉडी है, ये बॉडी पहले बनाएगी सेल। सेल जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है बॉडी की। तो इसके बाद में टिश्यू। अब जैसे बात करें टिश्यू क्या, टिश्यू क्या होता है कि ग्रुप होता है, ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है, सेल का। जो सेल का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं टिश्यू। अब ग्रुप के अंदर भी क्या, कि वो कम से कम कार्य सेम करे, उनकी स्ट्रक्चर सेम हो। समझ रहे हो बात को, कि कार्य सेम करे, स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन सेम करे, तो वो होता है टिश्यू। क्या क्या, स्ट्रक्चर, फंक्शन, और ओरिजिन। जब ये तीनों चीजें एक साथ सेल के अंदर प्रेजेंट है और उनका ग्रुप है, तो वो होता है टिश्यू। उसके बाद में अब टिश्यू कौन कौन से हैं, टिश्यू अपने होते हैं चार मेनली। ये वैसे बाद में जब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लास चलेगी उसमें कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। अभी अपन इसको सुपरफिशियली देख लेते हैं। टिश्यू में फर्स्ट आता है एपिथेलियम, सेकंड आता है कनेक्टिव, थर्ड आता है नर्वस टिश्यू, और फोर्थ आता है मस्कुलर। एपिथेलियम जो टिश्यू होता है वो होता है सबसे लाइनिंग जो टिश्यू होता है बॉडी के अंदर, जैसे ग्लैंड्स वगैरह हो गई, समझ रहे हो, ऑर्गन का इनर इनर सरफेस हो गया, वहां पे आपको एपिथेलियम टिश्यू मिलेगा। इसका ये जो मेन काम होता है, ये क्या होता है, प्रोटेक्शन करना बॉडी को, बाहरी जो हार्मफुल मटेरियल होते हैं उनसे बॉडी की प्रोटेक्ट करता है, फॉरेन पार्टिकल वगैरह से। समझ रहे हो। उसके बाद में आता है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कि कहीं भी कोई ना कोई ऑर्गन, बॉडी बॉडी है, अब बॉडी पार्ट है तो बॉडी में ये तो है ही नहीं ना कि अलग अलग ऑर्गन कहीं ना कहीं होंगे। अब इसके अंदर एक ऑर्गन किसी दूसरे ऑर्गन से कहीं ना कहीं तो जुड़ रहा होगा, कनेक्ट हो रहा होगा। तो वहां पे भी जैसे भी जहां भी दो ऑर्गन कनेक्ट होते हैं वहां होता है कनेक्टिव टिश्यू। ये बाद में बात करेंगे, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू। ये जब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जब क्लास चलेगी टिश्यू की प्रॉपर, उसमें अपन बात करेंगे। फिर आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, वहां पे न्यूरॉन वगैरह हो गए, डेंड्राइट्स वगैरह, एक्सोन वगैरह, जो भी है ना, ये यहाँ पे क्या होगा, नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन वगैरह में। अभी न्यूरॉन क्या करता है, ये इम्पल्सेस जनरेट करता है। फिर होता है मस्कुलर टिश्यू, ये जो स्केलेटल मसल्स वगैरह होती है, स्केलेटल मसल्स वगैरह होती है, वहां काम करता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टेंडन, एक होता है लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, और जो ये टेंडन होता है ये बोन को मसल के साथ कनेक्ट करता है। तो ये अपन बात कर कंप्लीटली इसका डिस्कस करेंगे जब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लास होगी टिश्यू की प्रॉपर, उसके अंदर। अभी अपन बात करते हैं ब्लड की। ये आपका थोड़ा इंट्रो था, ये मैंने बता दिया। अब अपन बात करते हैं ब्लड की। अब ब्लड ये तो पता चल गया अपने को कि ब्लड एक बॉडी फ्लूइड है, और बॉडी फ्लूइड भी है
वो है जो कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में भी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है वैसे। अब ये जो ब्लड है इसमें क्या होगी, फ्लूइड है, तो कंफर्म है कि वाटर तो होगा ही होगा, और वाटर है तो उसमें कुछ सेल्स भी होंगे, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे, समझ रहे हो, ऐसा है। तो इसके अंदर इसके ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट होता है, और दूसरा होता है सेल। अब ब्लड है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक होता है प्लाज्मा और एक ब्लड सेल। अब ये होता कितनी क्वांटिटी में है, ये जब जो प्लाज्मा होता है ये होता है 55%, और जो रिमेनिंग जो पार्ट है 45% वो होती है सेल। अब प्लाज्मा है तो प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है, तो इसके अंदर ये कंफर्म है कि इसके अंदर इसका जो अपन कंपोजिशन की बात करते हैं, इसमें अपन कंपोजिशन की बात करते हैं, तो इसका जो कंपोजिशन होगा पहले तो होगा जल, वाटर। वाटर कितना होगा, लिक्विड पार्ट है तो वाटर भी, तो वाटर की क्वांटिटी भी तो फिक्स होगी, तो जो वाटर होता है वो 90 से 92% होता है। फिर आता है प्लाज्मा प्रोटीन, वो होती है 7%। अब ये 7% प्लाज्मा प्रोटीन है, इसमें भी प्लाज्मा प्रोटीन है, तो कौन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है, उसके अंदर है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट्स, वो होता है 2%, 2 to 3%, एंड एक्सेट्रा। ऐसे बात करें अपन सेल की, सेल कौन कौन सी है, तो मोस्टली ब्लड के अंदर तीन सेल होती है, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होती है प्लेटलेट्स। अब बात करें अपन मेडिकल टर्मिनोलॉजी की, तो उसके अंदर जो आरबीसी होती है उसको बोलते हैं अपन इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। बात करें डब्ल्यूबीसी की तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। और लास्ट है प्लेटलेट्स, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। अब अपने को ये तो पता चल गया कि ब्लड है, ब्लड बॉडी फ्लूइड है, इसके अंदर दो कंपोनेंट है, प्लाज्मा और ब्लड सेल। ब्लड सेल भी है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है उसमें वाटर है, प्लाज्मा प्रोटीन है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि ये ब्लड बना तो बना कहाँ से बॉडी में, कोई तो ऑर्गन होगा जहाँ से ब्लड का फॉर्मेशन हुआ है। तो जो भी लॉन्ग बोन है बॉडी में, लॉन्ग बोन, वहां बोन मेरू, बोन मेरू, बोन मेरो होता है वो ब्लड का फॉर्मेशन करता है। अब बोन मेरो की बात करें तो बोन मेरो भी टू टाइप का होता है, एक होता है येलो बोन मेरो और एक होता है रेड बोन मेरो। येलो बोन मेरो और एक होता है रेड बोन मेरो। जो ये रेड बोन मेरो होता है ये करता है ब्लड का फॉर्मेशन, बाकी जो इसको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है वो होता है येलो बोन मेरो। समझ रहे हो, जो ब्लड का फॉर्मेशन करता है वो तो करता है अपना रेड बोन मेरो, लेकिन ब्लड का फॉर्मेशन हो गया उसको न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, वो देगा येलो बोन मेरो। अब इस बोन मेरो की अपन आगे बात करें
भाई हिमेटोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो अपने ब्लड के ऊपर है, तो ब्लड का तो कम से कम अपने को ये पता होना चाहिए ना कि इसका फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, क्या है, कैसे बन रहा है, कौन बना रहा है, कहाँ से इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो जो बोन मेरो है, जो बोन मेरो है, बोन मेरो में एक सेल होती है स्टेम सेल। ये जो बोन मेरो की स्टेम सेल है, ये करती है ब्लड का फॉर्मेशन, ये करती है ब्लड का फॉर्मेशन। अब ये स्टेम सेल, अब ब्लड के अंदर तो तीन सेल होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये तो है नहीं कि स्टेम सेल तीनों का फॉर्मेशन कर देती होगी, तो उसके अंदर तीन अलग अलग सेल होती है, वो अलग अलग ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती है। एक होता है प्लूरोपोटेंट, हीमोपोइटिक, स्टेम सेल। जो प्लूरोपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल होती है, वो करती है आरबीसी का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन करती है? आरबीसी का फॉर्मेशन करती है। सेकंड आती है माइलॉइड सेल। ये जो माइलॉइड सेल है, ये किसका फॉर्मेशन करती है? ये फॉर्मेशन फॉर्मेशन करती है डब्ल्यूबीसी का। ये जो माइलॉइड सेल है, ये भी माइलॉइड स्टेम सेल होती है वैसे। और तीसरी जो सेल है वो है मेगा कैरियोसाइट। कौन सी है? मेगा कैरियोसाइट स्टेम सेल। ये जो मेगा कैरियोसाइट स्टेम सेल है, ये जो फॉर्मेशन करती है, ये कौन सी सेल का, ब्लड सेल का करती है? ये करती है प्लेटलेट सेल का। समझ में आया? जो बात करते हैं अपन ब्लड, ब्लड क्या है? ब्लड एक बॉडी फ्लूइड। कौन सा बॉडी फ्लूइड है? ये कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बॉडी फ्लूइड। अब बात करते हैं ब्लड। अब ब्लड है तो इसका कोई ना कहीं तो बॉडी के अंदर अपना कहीं ना कहीं से तो इसकी ओरिजिन हो रही होगी, तो वो कहाँ से होती है? वो होती है बोन मेरो से। बात करें बोन मेरो, बोन मेरो भी टू टाइप के होते हैं, येलो बोन मेरो एंड रेड बोन मेरो। जो रेड बोन मेरो होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है? वो करता है ब्लड का। लेकिन जो ब्लड को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, वो कौन करवाता है? वो करता है येलो बोन मेरो। अब बोन मेरो है, बोन मेरो की कोई ना कोई सेल तो होगी जो ब्लड का फॉर्मेशन करेगी, तो वो करेगी स्टेम सेल। अब स्टेम सेल, तीन टाइप की स्टेम सेल है, वो अलग अलग टाइप की ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती है। फर्स्ट है प्लूरोपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल, वो करती है आरबीसी का फॉर्मेशन। सेकंड है माइलॉइड स्टेम सेल, वो करती है डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन। एंड थर्ड है मेगा कैरियोसाइट स्टेम सेल, वो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती है। अब ये आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, उसके अलग अलग स्टेप है। जब अपन पर्टिकुलर आरबीसी की बात करेंगे, तब अपन बात करेंगे कि आरबीसी का फॉर्मेशन प्लूरोपोटेंट सेल से कैसे होता है, माइलॉइड स्टेम सेल से डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंड मेगा कैरियोसाइट से प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसकी जब अपन पर्टिकुलर ब्लड पे बात करेंगे, तो ब्लड के अंदर अलग अलग सेल की बात करेंगे, आरबीसी की अब नॉर्मलिटी वगैरह के बारे में, आरबीसी की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो जब भी अपन बात करेंगे, तब बात करेंगे आरबीसी। डब्ल्यूबीसी की जब बात करेंगे, इसके टाइप की बात करेंगे, टू टाइप की होती है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट भी तीन प्रकार की होती है, फिर एग्रेनुलोसाइट भी दो प्रकार की होती है, ऐसे अलग अलग इसके टाइप है। जब अपन डिटेल में इसकी बात करेंगे, पर्टिकुलर ब्लड सेल की बात करेंगे, तब अपन इसके बारे में आगे बात करते हैं। अभी बात अपन चलते हैं इमेटोलॉजी के टॉपिक के ऊपर कि है क्या। अब अपन ये तो पता चल गया कि ब्लड की स्टडी करते हैं, ब्लड क्या है ये भी अपने को पता चल गया कि ब्लड है क्या बॉडी के अंदर, कहाँ से इसकी ओरिजिन हो रही है। अब बात करते हैं कि हिमेटोलॉजी टेस्ट होता है। जो हिमेटोलॉजी है, वो हिमेट का तो पता चल गया। अब लॉजी स्टडी, अब किसकी स्टडी? जो भी ब्लड सेल के अंदर, जैसे नॉर्मली अपन बात करें, जो आरबीसी है, ब्लड सेल में जो आरबीसी है, जो उसकी जो नॉर्मल जो शेप होती है, वो होती है बाइकॉनकेव, होती है बाइकॉनकेव। लेकिन कुछ इसमें ऐसा डिफेक्ट हुआ जिससे इसकी शेप सिकलिंग शेप हो गई।
कुछ तो इसमें डिफेक्ट हुआ होगा तब इसकी शेप ऐसी हुई। वैसे ये सिकल सेल एनीमिया होता है। सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज होती है, उसके अंदर जो आरबीसी की शेप होती है वो सिकल टाइप की हो जाती है, घोड़े की नाल के समान हस्याकार हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन सिकल सेल एनीमिया। तब जब ये नॉर्मली है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन जब इसकी ये जो शेप है ये हो गई सिकल शेप या अस्याकार, तो अपने को ये डिटेक्ट किससे होगा? ये तो टेस्ट से डिटेक्ट हो पाएगा। तो ये जो टेस्ट टेस्ट करते हैं अपन, ये मोस्टली टेस्ट जो होता है वो टू टाइप का, अपन टू टाइप से मेजर करते हैं उसको। टू टाइप कौन से? हिमेटोलॉजी में जो जिस भी टेस्ट की अपन बात करेंगे उसको टू टाइप से अपन डिटरमाइन करते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव, और एक होता है क्वांटिटेटिव। एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। अब बात करते हैं इनका जो मीनिंग है वो इनके वर्ड के अंदर ही छिपा हुआ है। एक होता है क्वालिटी और एक होता है क्वांटिटी। क्वालिटी, जैसे अपन बात करें, कोई भी अपन कहीं भी बाजार से सामान लेके आते हैं तो उसकी क्वालिटी की बात करते हैं कि ये अच्छी है, इसमें ये कमी है या वो कमी है। और एक बात करते हैं अपन क्वांटिटी की, अपन ने कितने नंबर में उसको लिया है, कितने नंबर में वो अपन लिए है। तो इसी चीज को अपन बात करते हैं ब्लड सेल के लिए। जब ये क्वालिटेटिव किसी भी टेस्ट की, यदि क्वालिटी ब्लड से रिलेटेड किसी भी टेस्ट की अपने को क्वालिटी और क्वांटिटेटिव चेक करते हैं तो उसके लिए टेस्ट होता है पीबीएफ। अब ये पीबीएफ क्या है सर? ये है पेरिफेरल ब्लड फिल्म। पेरिफेरल ब्लड फिल्म, ये जब टेस्ट करते हैं अपन, ये कैसे करते हैं, जैसे एक स्लाइड के ऊपर ब्लड की ड्रॉप ली, एक ड्रॉप, फिर उसको स्प्रेडर, स्प्रेडर होता है स्मूथ, उसके ऊपर जब ब्लड की जो ड्रॉप होती है उसके ऊपर 45 एंगल के ऊपर अपन रख के उसको स्प्रेड करते हैं। स्प्रेड करने के बाद में उसको थोड़ा ड्राई होने देते हैं, फिर उसके बाद में उसमें स्टेनिंग करते हैं। हिमेटोलॉजी के अंदर मोस्टली अपने दो स्टेनिंग चलती है, एक चलती है लेसमान स्टेनिंग और एक सुप्रावाइटल स्टेनिंग चलती है, एक रोमनोस की स्टेनिंग चलती है, वो अपन आगे बात करेंगे जब रेटिकुलोसाइट काउंट की बात करेंगे तब उसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। तो अभी ये पता रखो कि जब भी किसी भी टेस्ट की क्वालिटी और क्वांटिटेटिव जब अपन टेस्ट करते हैं ब्लड से रिलेटेड, उसके लिए अपन पीबीएफ का यूज करते हैं। पीबीएफ क्या है? पीबीएफ है पेरिफेरल ब्लड फिल्म। इसके अंदर स्प्रेड करके, जैसे आरबीसी है नॉर्मल, इसकी जो शेप है, नॉर्मल जो शेप है वह है बाइकॉनकेव। लेकिन जब इसमें डिफेक्ट आने के बाद में इसकी शेप सिकलिंग शेप हो जाए, सिकलिंग शेप की हो गई, तो ये जो सिकलिंग शेप को अपन को डिटेक्ट करना है उसके लिए अपन पीबीएफ का यूज करेंगे। समझ रहे हो? उसके बाद में सिकलिंग टेस्ट का यूज करेंगे। अब जैसे डब्ल्यूबीसी है, ये मोस्टली इन्फेक्शन डिजीज, इन्फेक्शन वगैरह होता है ना, उसके अंदर इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो डाउन हो जाती है। तो जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट है, इन्फेक्टेड जो पेशेंट है उसके अंदर आरबीसी की जो क्वांटिटी है, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 4000 से 11000 सेल पर एमएम क्यूब। जब ये है, ये इसकी क्या है, ये तो इसकी हो गई क्वालिटी, भाई इसकी ये जो नॉर्मल शेप है ये बाइकॉनकेव है। लेकिन जब ये सिकलिंग शेप में हो गई तो इसकी जो क्वालिटी है वो चेंज हो गई। लेकिन जब ये 4000 से इसकी 11000 नॉर्मल रेंज है, जब ये या तो इससे ऊपर जाती है और या जब इससे नीचे आती है, तो इसकी जो क्वांटिटी में जो चेंजेस हो रहा है उसको जो पता करते हैं वो भी अपन, जो इसकी जो इसकी क्वालिटी में जो चेंजेस, क्वांटिटी में जो चेंजेस है वो भी अपन पीबीएफ से ही पता करते हैं।
जब अपन टोटल आरबीसी काउंट, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, टोटल प्लेटलेट्स काउंट पढ़ेंगे तब इसके बारे में आपको चीज समझ में आएगा। हेमोसाइटोमेट्री चेंबर में अपन उसको काउंट करते हैं। तो ये जो क्वांटिटेटिव जो टेस्ट है ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जब 4,000 से 11,000 जो इसके नॉर्मल रेंज है उससे या तो ज्यादा है या कम है, तो ये इसका जो अपन डिटेक्शन करेंगे वो आता है क्वांटिटेटिव टेस्ट के लिए। जैसे ये प्लेटलेट्स है, ये जैसे क्लोटिंग प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन फॉर्मेशन में इसका जब भी अपने को कहीं कट लगा फिर उसके ऊपर ब्लड ब्लड का थक्का जो जमता है, क्लोटिंग जो ब्लड की होती है उसके अंदर प्लेटलेट्स काम आता है। तो ये है ब्लड। इसके अंदर टू टाइप से अपन करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटी के अंदर तो किसी भी चीज की क्वालिटी का जो मेजरमेंट होता है वो है, क्वांटिटी में वो कितनी क्वांटिटी है उसकी। जैसे 4,000 से 11,000 है तो इससे ऊपर है या कम है। जैसे आरबीसी की नॉर्मल रेंज है, आरबीसी की जो नॉर्मल रेंज है वो 4 से 4.5 सेल पर mm³ है। तो ये कितनी हाई है या लो है, इसका जो मेजरमेंट करेंगे वो होगा क्वांटिटेटिव टेस्ट। अब बात करते हैं अपन हिमेटोलॉजी की, में कौन कौन से टेस्ट अपने को अपने पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये तो पता होना चाहिए ना कौन कौन से टेस्ट अपने को पूछे जाते हैं। इसमें जो अपन जब स्टार्टिंग करेंगे इसकी, स्टार्टिंग करेंगे अपन ब्लड से। पहले ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड के बाद में इसमें ईएसआर के बारे में पढ़ेंगे। ईएसआर क्या होती है? ईएसआर होती है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये अपन जब बात करेंगे तब बताऊंगा ईएसआर में क्या होता है कि जो आरबीसी होती है वो सेटल डाउन हो जाती है। तो वो क्यों होती है, कैसे होती है, कैसे इसका मेजरमेंट करते हैं, तब अपन ईएसआर पढ़ेंगे तब इसको डीपली बताऊंगा। उसके बाद में आता है पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। उसके बाद में आता है हिमोसाइटोमीटर चेंबर। उसके बाद में बात करेंगे अपन टीएलसी। टीएलसी होती है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। फिर आता है टीआरबीसी, ये होती है टोटल रेड ब्लड सेल काउंट। फिर आता है टीपीएलसी, टोटल प्लेटलेट्स काउंट। फिर आता है एलिसेल, ल्यूप्रस, रिथ्रोपोइटस। फिर आता है सिकलिंग टेस्ट। फिर आएगा डीएलसी, पीबीएफ, बोन मेरू। ओएफटी, ऑस्मोटिक फ्रेगिलिटी।
फिर पढ़ेंगे एचबी एस्टिमेशन। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन टेस्टों को अपन एक एक करके अपने और भी अच्छे तरीके से इनको समझेंगे। तो अपन नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास होगी अपनी तो वो होगी ब्लड पे। ओके, थैंक यू।